नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम दीपिका है। आज मैं टीचिंग मैथडोलॉजी की एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे, 6 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 7वां टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत। किसी भी कक्षा में जाने से पहले टीचर को एक टेक्निक या स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ती है, उसमें वो मेथड चूज करती है क्योंकि लेसन प्लान के लिए मेथड बहुत कंपलसरी होता है। अब जिस मेथड को चूज करती है उस मेथड के लिए उसे प्रिंसिपल और मैगजीन्स को चूज करना भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि मेथड उसी के बेस पर तैयार होता है और मेथड को और मॉडिफाई करने के लिए हम लोग टेक्निक्स का यूज करते हैं, टीचिंग एड का यूज करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं, तो हमारी और ज्यादा अच्छी इफेक्टिव टीचिंग हो जाती है। तो आज मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पढ़ा रही हूँ। ये टोटल जो है 18 या 19 है हमारे पास, पर आज मैं क्लास में उतने एक साथ आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आधे आज कर रही हूँ और आधे नेक्स्ट क्लास में करूंगी मैं आपको, ठीक है। तो आज सबसे पहला मैं ले रही हूँ मोटिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अब ये अभिप्रेरणा क्या होती है? बहुत बार एग्जाम में ये वर्ड आता है और हर बार पूछा जाता है मोटिवेशन। कहा जाता है कि एक शिक्षक के लिए कोई और चाबी की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चाबी होती है, जो मैजिक की चाबी होती है, उसे कहते हैं हम लोग मोटिवेशन। जिस बच्चे को अगर प्रॉपर मैनर में मोटिवेट कर दिया जाए तो उसे शिक्षण देने के लिए किसी पद्धति या तकनीक की आवश्यकता नहीं होती। बच्चा स्वयं अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब एक शिक्षक के लिए जब कोई तलवार, कोई अस्त्र शस्त्र, कोई कुछ भी नहीं काम आता, तब एक काम आता है मोटिवेशन। इसलिए टीचर को हर समय बच्चों को पढ़ाने के दौरान या पढ़ाने समय बीच बीच में क्या करना चाहिए? हमें मोटिवेट करता रहना चाहिए। मोटिवेट करने से बच्चे के अंदर उस काम को करने की रुचि और ज्यादा बढ़ जाती है, तत्परता और ज्यादा बढ़ जाती है और बच्चा उस कार्य को पूरी लगन और रुचि के साथ करता है। अब मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रेरणा है जो इंसान के अंदर से उस कार्य को करने के लिए पैदा होती है। इसका मतलब मोटिवेशन जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही हो, मोटिवेशन नेगेटिव भी हो सकती है। मोटिवेशन हमेशा दी नहीं जाती है, मोटिवेशन कई बार हम लोग ले भी लेते हैं अपने आप। मोटिवेशन पॉजिटिव मैनर में ही आपको हमेशा सक्सेस नहीं दिलाती है, नेगेटिव मैनर में भी आपको सक्सेस कर सकती है। बट एजुकेशन सिस्टम में हमेशा अभिप्रेरणा जो है वो सकारात्मक होनी चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट के जरिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए किसी क्लास में मुझे कोई कंसेप्ट करना है, कोई भी संप्रत्यय करवाना है, कोई चैप्टर करवाना है, कोई पार्ट कराना है, तो मैं क्या करूँगी? कोई भी कंटेंट वो हो सकता है या फिर कह सकती हूँ कोई चैप्टर हो सकता है, कोई स्किल भी तो हो सकती है। जरूरी नहीं है कि मैं आपको हमेशा कोई चैप्टर ही पढ़ाऊँ, कोई कौशल भी करवा सकती हूँ, कोई नॉलेज दे सकती हूँ, कोई अभ्यास करवा सकती हूँ, प्रैक्टिस करवा सकती हूँ, या कोई भी वर्क हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। उस काम को करवाने से पहले उस काम के प्रति, उस कंटेंट के प्रति, उस सब्जेक्ट के प्रति, उस विषय के प्रति बच्चे के दिल में एक सकारात्मक सोच पैदा करना, उस विषय के प्रति एक सकारात्मक उसकी थिंकिंग डेवलप करना कि यह विषय सरल है, इजी है और आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं और आप करना चाहें तो आप इसमें सफल हो सकते हैं। तो किसी बच्चे के दिल में उस कार्य, उस कॉन्सेप्ट या उस नॉलेज या किसी भी चीज के प्रति जो भी वो करना चाहता है, अंदर से उसके दिल में एक तत्परता, एक रुचि, एक इंटरेस्ट, एक लगन पैदा करने की प्रक्रिया को हम अभिप्रेरणा कहते हैं। तो किसी काम को करने से पहले जो दिया जाता है उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। फिर से बोलिए, ध्यान से सुनिएगा कि कंटेंट या किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी विषय को पढ़ाने से पहले या किसी भी कार्य को करने से पहले जो बालकों को दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? अभिप्रेरणा, ठीक है। बट किसी काम को करने के बाद जो दिया जाता है, अर्थात काम को करने के बाद भी बोल सकते हैं या काम को करने के बीच बीच में भी बोला जा सकता है। मान लो अब जो मोटिवेशन है उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो किसी काम को करने से पहले जब दिया जाता है तो उसे मोटिवेशन कहते हैं, और किसी काम को करने के बाद या उस काम के रिजल्ट ना मिलने से, मोटिवेशन देने से ना मिलने से, तो तीसरी चीज हम जो यूज करेंगे, दूसरी चीज जो हम यूज करेंगे उसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट।
ठीक है, तो ये मोटिवेशन है और ये है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? पुनर्बलन। थोड़ा सा समझते हैं। तो किसी कार्य को करने से पहले जो दिया जाता है उसे अभिप्रेरणा कहते हैं, और किसी कार्य को करने के बाद जो दिया जाता है उसे रीइंफोर्समेंट कहते हैं। इन दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि यह कार्य को करने के लिए रुचि उत्पन्न करना, तत्परता पैदा करना, उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करना, लगन पैदा करना, जोश पैदा करना कि मैं इस कार्य को करना चाहता हूँ, उसे कहते हैं अभिप्रेरणा। और जब हमें बोलते हैं ना सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो थोड़ा सा टेढ़ी करना पड़ता है, तो वो रीइंफोर्समेंट कहलाता है, पुनर्बलन कहलाता है, जिसमें हम बच्चे को एक बल उत्पन्न कर किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेट ही करते हैं। कोई रीइंफोर्समेंट अलग से नई चीज नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ द मोटिवेशन। मोटिवेशन को भी हमने दो भागों में यहाँ बांटा है, जिसे हम पॉजिटिव या फिर नेगेटिव के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम सकारात्मक और नकारात्मक अभिप्रेरणा भी बोल सकते हैं, या फिर इसे इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहरी अभिप्रेरणा के नाम से भी जानते हैं। अब ये आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है और बाहरी अभिप्रेरणा क्या होती है, थोड़ा सा समझते हैं। जब बच्चा स्वयं उस कार्य को खुद करना चाहता है, अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपनी इच्छा से करना चाहता है, तो वो पॉजिटिव मोटिवेशन होता है। मतलब किसी बच्चे को, मेरी क्लास में पढ़ने वाले व्यक्ति जो कि पढ़ने आया है परंतु उस विषय में उसकी कोई रुचि नहीं है, परंतु मेरे पढ़ाने के तरीके से या मैं उस कार्य को करने से पहले बच्चे को इतना ज़्यादा उत्साहित कर दूं, मोटिवेट कर दूं, रुचि उत्पन्न कर दूं कि उस कार्य को वो स्वयं करना चाहे, उस पाठ को वो स्वयं सीखना चाहे, तो वो क्या हो जाएगा? उसका आंतरिक अभिप्रेरणा। उसकी स्वयं की इच्छा से जब कोई कार्य किया जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग इंटरनल मोटिवेशन। बट जब बच्चे को कोई लालच हो, यहाँ पे मैंने क्या कहा, उसकी स्वयं की इच्छा हो, यहाँ पे क्या हो, उसकी स्वयं की इच्छा हो, पर यहाँ पे क्या कह रही हूँ मैं कि यहाँ पे कोई बल हो, पर बल क्यों हम बल नहीं कह सकते, हम यहाँ एक लालच के रूप में बोल सकते हैं। वहाँ पे क्या हो, एक लालच हो, एक ग्रीड हो, एक नीड हो। मतलब यहाँ पर बच्चा गिफ्ट के कारण, दंड भी बोल सकते हैं, यहाँ पे दंड वर्ड भी यूज किया जाता है, क्योंकि अब नहीं है एनसीएफ के अगर देखा जाए तो एनसीएफ 2005 में भी और आरटी 2009 दोनों के अकॉर्डिंग दंड देना अब हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम लोग कि पॉजिटिव तो बच्चा स्वयं की इच्छा से करता है, इसमें उसकी रुचि होती है, क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, इसमें बच्चा खुद चाहता है कि मैं वो कार्य करूं, और वो अपने लक्ष्य को क्या करता है, प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, अपने एम को, अपने जो भी उसने गोल निर्धारित किया उस कार्य उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है। पर नेगेटिव जो क्या है कि वो बल है, एक लालच है, या एक दंड के कारण वो उस कार्य को करना चाहता है। जैसे मान लो किसी बच्चे को मैं कहूँगी कि बेटा आज तुम मुझे 2 का टेबल सुनाओगे तो मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगी, तो मैंने उसे उस चीज को सिखाने के लिए एक लालच दिया। ये मोटिवेशन तो है, बट ये मोटिवेशन किस टाइप की है, ये एक्सटर्नल है, ये बाहरिक है, क्योंकि बच्चा उसे स्वयं नहीं करना चाहता था, अब उसे मैंने एक लालच दिया तो वो उस चॉकलेट को प्राप्त करने के लिए उस कार्य को कर रहा है, ना कि वो स्वयं अपनी इच्छा या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहा है। अब उसका लक्ष्य भी चेंज हो चुका है, उसका लक्ष्य क्या हो गया, चॉकलेट। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। अगर थोड़ा सा जब मैं मोटिवेशन पढ़ाऊंगी तो आपको और बताऊंगी कि पॉजिटिव मोटिवेशन को हम लोग वर्बल और नॉन वर्बल, शाब्दिक और अशाब्दिक में भी बांटते हैं। जैसे कि बोलकर मोटिवेट कर देना, या फिजिकल एक्सप्रेशन के जरिए मोटिवेट करना, या फिर नेगेटिव में बोल सकते हैं, ये भी वर्बल और नॉन वर्बल होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक होता है। किसी को आंखें दिखाकर या पीट कर डराना, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में नॉन वर्बल हो जाएगा। और किसी को बोलकर गधे, नालायक, गधा या नहीं कर सकता, तो ये क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव मोटिवेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से मोटिवेशन के 2 पार्ट हैं। बट सबसे अच्छा कौन सा मोटिवेशन है और हमें कौन सा देना है, तो पॉजिटिव मोटिवेशन देना है, इंटरनल मोटिवेशन देना है, आंतरिक अभिप्रेरणा हमें देना है, क्योंकि नेगेटिव मोटिवेशन जो है वो हमें नहीं देना चाहिए। रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, तो रीइंफोर्समेंट जो है इसका मतलब ये होता है कि जब कोई बच्चा मान लो कोई कार्य कर रहा है, जैसे एक बच्चा है, उसको मैं दौड़ना या कोई कार्य सिखा रही हूँ, करते 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 मान लो यहाँ पर वो रुक जाता है और वो नहीं करना चाहता। जब उसे मोटिवेशन मिली तब तो जोश था, तब करने की इच्छा थी, वो लग गया और करना शुरू कर दिया। बट एक समय ऐसा आया कि जहाँ पर वो रुक गया और करना नहीं चाहते हैं,
तब मुझे क्या उत्पन्न करना पड़ेगा, तब मुझे रीइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ेगी। तब मैं बच्चे को क्या करूंगी, कोई भी एक फोर्स पैदा करूंगी, एक बल उत्पन्न करूंगी जिससे उस कार्य को करने के लिए वो तैयार होगा। जैसे कि अगर स्किनर की बात करें तो उन्होंने शेड्यूल दिया है, रीइंफोर्समेंट शेड्यूल दिया है बहुत अच्छे से कि कब हमें देना चाहिए, रेशियो में देना चाहिए, कब हमें कॉन्टिन्यूस में देना चाहिए। तो अभी उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जब मैं थ्योरी कराऊंगी तब आपको बताऊंगी, बट अभी मैं आपको रीइंफोर्समेंट के बारे में बता रही हूँ। तो रीइंफोर्समेंट क्या है, जब किसी बच्चे को कोई कार्य करने के बाद, जब तो वो एक्टिव है, अभी तो वो एक्टिव है, बट एक ऐसा टाइम आएगा जब वो क्या हो जाएगा, वो पैसिव हो जाएगा, और उस पैसिव को एक्टिव करने के लिए मुझे किसकी जरूरत होगी, रीइंफोर्समेंट की जरूरत होगी। पर रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल कैसे करना है, देखो रीइंफोर्समेंट को भी हम दो तरीके से प्रयोग करते हैं। एक है जिसको हम पॉजिटिव कहेंगे और दूसरा है जिसको हम कहेंगे नेगेटिव। इसमें भी सकारात्मक और नकारात्मक दो तरीके के बलों का प्रयोग किया जा रहा है। पॉजिटिव क्या होगा, जब बच्चे को हम लोग गुड, एक्सीलेंट या फिर 10 आउट ऑफ 10 दे दें, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग वर्बल भी दे सकते हैं और नॉन वर्बल भी दे सकते हैं इसको। बट नेगेटिव क्या है, नेगेटिव तब है जब बच्चे को हम लोग पुअर लिख कर दे दें या 0/10 दे दें, या फिर डू लर्न मोर बोल सकते हैं, या मोर प्रैक्टिस लिख सकते हैं, या पुअर हैंड राइटिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी बैड कमेंट देना, जैसे हम लोग यहाँ पर स्माइल दे देते हैं, स्टार दे देते हैं, पीआरटी सेशन में तुमने देखा होगा, पर यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, रोता हुआ मुंह दे देते हैं, या फिर हम लोग क्रॉस मार देते हैं। तो ये है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जब किसी बच्चे को हम लोग 10 आउट ऑफ 10 देते हैं या स्टार देते हैं, तो वो उसको पाने के लिए, सबको देखा होगा घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो वो स्टार ले आए या 10 आउट ऑफ 10 ले आए, तो वो पूरी फैमिली मेंबर्स को दिखाते हैं, सब फ्रेंड्स को दिखाते हैं, देखो मैं स्टार लेकर आया, डबल स्टार लेकर आया, 5 टाइम्स से स्टार लेकर आया। इसका मतलब उसको काम करने की इच्छा बनी रहे। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि मोटिवेशन में किसी काम को करने की इच्छा को जो है आप बनाने के लिए नहीं दे रहे हो, यहाँ पर उसको पैदा करने के लिए दे रहे हो। रीइंफोर्समेंट जो है उस कार्य में उसका इंटरेस्ट बना रहे इसलिए दे रहे हो। प्लस दूसरी चीज ध्यान रखोगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि मैं उस बच्चे में उस कार्य करने की रुचि कॉन्टिन्यूस वे में बनाए रखूं, इसलिए मैं क्या करूंगी, उसे गुड दूंगी ताकि दोबारा भी गुड लाने के लिए वो काम करे, स्टार दूंगी ताकि दोबारा वो प्रयास करे कि मुझे स्टार मिले, या फिर मैं गुड से बेटर और बेस्ट बनने के लिए प्रैक्टिस करे, अभ्यास करे। पर नेगेटिव जो है वो कमियां, वो गलतियों को कम करने के लिए दिया जाता है। नेगेटिव इसलिए नहीं दिया जाता कि वो छोड़ दे, किसको छोड़े, वो छोड़ने के लिए नहीं है, वो कमियों को, गलतियों को कम करने के लिए दिया जाता है। मान लो किसी बच्चे ने, एक एग्जांपल दे दूं ताकि और क्लियर हो जाए आपको, किसी बच्चे ने 10 क्वेश्चंस दिए गए टीचर के द्वारा, उसने उसमें से 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और उस 10 में से उसने क्या किया, 8 क्वेश्चन राइट किए और मान लो उसमें से 2 क्वेश्चन रॉन्ग किए, तो टीचर क्या करेगी, उसे 2 क्वेश्चंस को 2 टाइम्स लिखने के लिए कहेगी। इसका मतलब जब वो 2 क्वेश्चन को 2 बार लिखने के लिए दे रही है तो एक प्रकार का बली तो है बच्चे को कि पहले उसने 8 क्वेश्चन अच्छे किए, उसके लिए तो मैंने उसे गुड दिया, पर जो 2 क्वेश्चन गलत लिखे उसके लिए मैंने क्या किया कि उसे 2 टाइम्स राइट डाउन करो। इसका मतलब बच्चे पे एक बल उत्पन्न कर रही हूँ, वो चाहता नहीं है उसको करना पर उसे करना पड़ेगा, इसी को कहते हैं रीइंफोर्समेंट, ठीक है। अब यहाँ बच्चा क्या है, उसको जब 2 बार लिखता है तो 2 बार लिखने का मुख्य उद्देश्य मेरा क्या है कि जो गलती उसने वहां पे की थी वो गलती यहाँ पर उसकी सुधर जाए। तो इसको कहते हैं हम लोग कि नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि वो करना छोड़ दे या डर उत्पन्न हो जाए या उसके मन में भय हो जाए कि मैं नहीं करूंगा या मैं गधा हूं या मूर्ख हूं, बल्कि ये इसलिए दिया जाता है ताकि उसकी कमियों को सुधारा जा सके, उसकी गलतियों की जो क्वांटिटी है, जो 5 थी वो 4 हो जाए, 4 है तो 3 हो जाए, 2 हो जाए, 1 हो जाए, 0 हो जाए, तो उसको कम करने के लिए हम लोग रीइंफोर्समेंट देते हैं। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट स्पेशली उसकी मिस्टेक्स, उसकी कमियों को कम करने के लिए दिया जाता है। तो पॉजिटिव में हम लोग काम को रुचि बनाए रखने के लिए या फिर उसको कॉन्टिन्यूस वे में उस लक्ष्य को प्राप्त करें या बढ़ाव करें, गुड के बाद बेस्ट और बेटर बनने की कोशिश करें, तो इसलिए क्या किया जाता है, उसे पॉजिटिव दिया जाता है। मेरे ख्याल से मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट में इतना कंपैरिजन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे एक तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, और इसी के साथ एक और है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में कराने वाली थी बट मैंने लिंक करके यहीं पे करा दिया है, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन का सिद्धांत। तो 2 सिद्धांत हमारे हुए हैं। तीसरा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी,
जहाँ नहीं समझ आया, अगर कोई भी दिक्कत हो तो मैं आगे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, और मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बता दें अगर क्लियर नहीं हुआ है। तो वैसे ये टॉपिक भी है आपका मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट, तब मैं आपको वहाँ पे और अच्छे से बता दूंगी कि मोटिवेशन पे किस तरीके से स्किनर ने काम किया था और क्या थ्योरी थी, रीइंफोर्समेंट में क्या इसका था ना। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, जिसको हम क्रियाशीलता का सिद्धांत कहते हैं। आगे प्रिंसिपल ऑफ जो एक्टिविटी है, इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, एक्टिविटी जो है मेंटल और फिजिकली दोनों होती है। इसका मतलब हम लोग इसको शारीरिक रूप में भी कर सकते हैं और मानसिक रूप में भी कर सकते हैं, फिजिकली और मेंटली। अब फिजिकली एक्टिविटी क्या है और मेंटल एक्टिविटी क्या है, दोनों को थोड़ा सा समझेंगे। जब हम लोग बच्चे को किसी क्लास में कोई क्रिया कराकर पढ़ाएं, तो हमारा प्रिंसिपल पढ़ने का मुख्य उद्देश्य है कि मैं क्लास में ऐसे क्या सिद्धांत या किस सिद्धांत का पालन करते हुए टीचिंग करूं कि मेरी टीचिंग और इफेक्टिव बन जाए या मेरा मेथड और ज़्यादा इफेक्टिव बन जाए। तो यहाँ पे मैं अब जो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी बता रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं क्लास में बच्चों की पार्टिसिपेशन बनाकर रखूँ, बच्चों के मोटर डेवलपमेंट पे ध्यान करूँ। तो यहाँ पे जो शारीरिक है ये किसकी बात करता है, ये मोटर की बात करता है। मोटर भी दो टाइप के होते हैं, एक फाइन मोटर होता है और एक हमारे पास कौन सा होता है, ग्रॉस मोटर होता है। ध्यान रखिएगा, जब फिजिकल डेवलपमेंट कराते हैं तो फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत बच्चों को क्लास में एक्टिविटी नहीं कराई जा सकती है। इस चीज को थोड़ा सा और एक वर्ड में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब हम प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों का पार्टिसिपेशन कराना या बच्चों को सक्रिय रखना, एक्टिव रखना। बच्चे जब एक्टिव रहते हैं तो वो दो तरीके से एक्टिव रखे जा सकते हैं, या तो फिजिकल तरीके से या तो मेंटल तरीके से। फिजिकल का मतलब होता है मोटर डेवलपमेंट, मोटर का मतलब होता है फाइन या ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर का मतलब होता है जैसे बच्चे लिखते समय आपकी छोटी छोटी ग्रंथियां या मसल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक पेन पकड़कर जो हम लोग यूं मूवमेंट लेते हैं, इसको हम लोग फाइन मोटर्स कहते हैं। और ग्रॉस मोटर का मतलब होता है जब बॉल को मारने के लिए बच्चा लेग का यूज करता है या फिर अपने हैंड का यूज कर रहा है। जब बड़ी मसल्स का यूज करते हैं तो ग्रॉस मोटर्स होती हैं, और जब छोटी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसे फाइन मोटर कहते हैं। ड्राइंग के लिए, पेंटिंग के लिए, जो छोटे छोटे काम होते हैं उनके लिए हम लोग फाइन मोटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे को हम लोग फिजिकली एक्टिविटी के अंतर्गत हम ऐसे क्लास में भी कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी करा सकते हैं, या फिर हम मेंटल एक्टिविटी का मतलब है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ मैं, बौद्धिक विकास की बात कर रही हूँ, जैसे प्रश्न पूछना, पहेलियाँ, पजल करना, है ना, बच्चों से कोई भी किसी भी प्रकार के चैप्टर को पढ़ना, उसके बाद उससे क्वेश्चंस पूछना, अंताक्षरी खेल लेना, ऐसी कोई भी चीज है, ये मेंटल एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे को हम एक्टिव रखें क्लास में और एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका बना रहे, चाहे वो उसको किसी भी वे में पढ़ें, बट उस चैप्टर को समझने के लिए वो फिजिकली और मेंटली दोनों वे में रेडी रहें। तीसरा जो है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। अब ये नाम से ही समझ आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि क्लास में बच्चे को पढ़ाने से पहले टीचर का माइंड सेट होता है कि मैं जो चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ उस चैप्टर के प्रति मेरे बच्चों का इंटरेस्ट कंटिन्यूस बना रहे, क्लास में निरस्ता ना आए, बोरियत ना आए, इसलिए वो कक्षा में शब्दों का चुनाव करती है, टीचिंग एड का चुनाव करती है और क्लास के एनवायरनमेंट को इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाती है, और अपने वर्डों को, कम्युनिकेशन स्किल को, बॉडी लैंग्वेजेस को प्रॉपर मैनर में एक्टिव रखती है, ताकि क्लास में बच्चों की पार्टिसिपेशन बना रहे और बच्चे जो हैं उनके इंटरेस्ट और रुचि बनी रहे। इंटरेस्ट बनाने के लिए मुझे ध्यान रखोगे, चाइल्ड की 3 चीज़ों का ज़रूरी होता है। एक तो उनकी एज का जानना, उनकी लेवल को जानना और उनकी एबिलिटी को जानना। जब तक हम इनको नहीं जानेंगे तब तक हम बच्चों का चाइल्ड डेवलपमेंट पूरा नहीं कर सकते। तो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए मुझे उस बच्चों के 3 चीज़ों का जानना ज़रूरी है। एक उसकी एज क्या है, दूसरा उसका लेवल क्या है और तीसरा उसकी एबिलिटी क्या है। जब ये 3 चीज़ों को हम मद्देनजर रखते हैं तो हमारे पास निकल कर आता है उसका इंटरेस्ट।
अब इंटरेस्ट में भी एक चीज ध्यान रखोगे, रुचि में भी ध्यान रखेंगे। हर बच्चा जो है बौद्धिक क्रियाओं में रुचि नहीं रखता है या हर बच्चा शारीरिक क्रियाओं में रुचि नहीं रखता है, तो आपके क्लास का जो बैलेंस है वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चों की जिनका फिजिकल वाले हैं वो भी इंटेलेक्चुअल में पार्टिसिपेट कर सके और जो इंटेलेक्चुअल है वो भी फिजिकल में पार्टिसिपेट कर सके। तो आपके पढ़ाने के वे में इंटरेस्ट का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए पीआरटी में फिजिकल मूवमेंट या फिर जो भी जेस्चर यूज करती है, जो भी आपके बॉडी या फेशियल मूवमेंट यूज करती है, वो बच्चों को काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। वीडियोस दिखाते हैं, टीचिंग एड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए हम लोग जो इंटरेस्टिंग वे की बात करें तो किसकी बात करेंगे? टीचिंग एड की, शिक्षण सहायक सामग्री। इन शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रयोग से हम कक्षा में बरोबर क्या बनाया जा सकता है? इंटरेस्ट और रुचि बनाई जा सकती है। ठीक है। एंड देन फोर्थ नंबर पे बात करेंगे ऑब्जेक्टिव, मतलब उद्देश्य का सिद्धांत। उद्देश्य का सिद्धांत का मतलब है किसी भी टीचर को क्लास में पढ़ाने जाने से पहले अपने उद्देश्य का चुनाव करना चाहिए। जैसे आप लेसन प्लान बनाते हो तो लेसन प्लान के दौरान आपको मेन ऑब्जेक्टिव और एक सब ऑब्जेक्टिव दोनों आपको चूज करना होता है। तो पहले आपका उद्देश्य क्या है निर्धारित करते हो, और जैसे ही आपका उद्देश्य निर्धारित हो जाता है तो आप चुनाव करते हो कि आप कौन सी विधि लोगे, कौन से मेथड लोगे, कौन से मैगजीन्स लोगे, रिवीजन क्या कराना है, आपको बच्चों को एक्सप्लेन क्या करना है, उदाहरण क्या देना है। तो ध्यान रखोगे उद्देश्य का सिद्धांत कहता है कि पहले किसका निर्धारण करना है आपको? उद्देश्य का। उद्देश्य भी आपके क्या है? आपके बच्चों के आधार पे होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, जिसको आप हिंदी में क्या कहोगे? बाल केंद्रित होना चाहिए। और जो बाल केंद्रित होगा तभी तो बच्चों के विकास कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट जो है इसी से रिलेट करता है। जब हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं तो हम चुनाव करते हैं, पर चुनाव करते किसका है? ध्यान रखोगे हम चुनाव करते हैं मेथड्स का, हम करते हैं मैगजीन्स का, हम करते हैं प्रिंसिपल्स का, ठीक है। इसके साथ साथ टीचिंग एड का, टीचिंग एड हिंदी में भी बता देती हूँ, विधियों का, सूत्रों का, सिद्धांतों का और शिक्षण सहायक सामग्रियों का। प्लस इसके साथ साथ आप जो एग्जाम्पल्स दे रहे हो वो भी होना चाहिए, आपको चुनाव कर लेना है। आपको प्रैक्टिस क्या करवा रहे हो वो भी आपको ध्यान देना चाहिए। प्लस आप प्रैक्टिस के साथ साथ जो होमवर्क दे रहे हो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लास में जिस भी चीजों का चुनाव कर रहे हो वो पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। और ये सारी चीजें किस पर चुनाव कर रहे हो? ध्यान रखोगे ये सारी चीजें किसके लिए चुनाव कर रहे हो? तो ये चुनाव कर रहे हो कंटेंट के लिए। तो कंटेंट का चुनाव भी आपका परफेक्ट होना चाहिए। और इस कंटेंट को मद्देनजर रखते हुए आपको नेक्स्ट काम क्या करना होता है? प्लानिंग करनी होती है, पाठ योजना बनानी होती है। तो हमारा जो 6 नंबर पे है वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, मतलब नियोजन का सिद्धांत। तो थोड़ा सा ध्यान दोगे कि एक एक सिद्धांत जो है लिंक है, मतलब अगर कहोगे तो एक ही सिद्धांत के जरिए आप टीचिंग नहीं कर सकते, आपको इन सभी सिद्धांतों का नॉलेज होना चाहिए। इसका मतलब पढ़ाने के दौरान आपको जितना मोटिवेट करना है, जितना रेनफोर्समेंट देना है, उतना आपको एक्टिव भी रहना है क्लास में और एक्टिविटी भी कराना है। प्लस इंटरेस्ट भी बराबर क्लास में बनाए रखना है। बच्चों के उद्देश्यों को निर्धारित करते हुए सिलेक्शन करना है कि कंटेंट क्या पढ़ा रही हूँ, उसके लिए मेथड क्या होगा, सूत्र क्या होंगे, प्रिंसिपल्स क्या होगा, टीचिंग एड क्या चूज करूँ, एग्जाम्पल क्या दूं, प्रैक्टिस किस स्टेज पे करवाऊं, होमवर्क क्या दूं, बच्चों में कहाँ पर क्या ऐसा करूं कि बच्चे का जो है कंटेंट अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे ही मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मैं नेक्स्ट पॉइंट करती हूँ प्लानिंग, मतलब नियोजन करती हूँ, लेसन प्लान ले आती हूँ। तो यहाँ पे प्लानिंग में किसका काम कर रही हूँ? यहाँ पे मैं लेसन प्लान बना रही हूँ। और जैसे ही मैं लेसन प्लान बनाती हूँ तो प्लानिंग में इन सब चीज़ों को एक सिस्टमैटिक अरेंज करती हूँ कि पहले मैं क्या करूँगी, पहले मैं आपको इंट्रोडक्ट करूँगी टॉपिक को, फिर इंट्रोडक्ट करने के बाद क्या करूँगी, प्रेजेंटेशन करूँगी, प्रेजेंटेशन में एग्जाम्पल दूंगी, क्वेश्चंस बोलूँगी, चैप्टर पढ़ाऊंगी, वर्डों को समझाऊंगी, फिर रिविजन कराऊंगी, फिर उसके बाद बच्चों से क्वेश्चन पूछूंगी, जो डिफिकल्ट होगा उसमें रेमेडी करूंगी, डायग्नोसिस करूंगी, फिर होमवर्क दूंगी। तो टीचर क्या है, पहले से सारी चीजों को प्लान कर लेता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की है आज 6 प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग की। ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी। उम्मीद था मेरा 9 टॉपिक कंप्लीट करा लूँ, बट आज मैं 6 ही करा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये टोटल कुल मिला के 19 या 20 है हमारे पास।
तो हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो भी रिमेन बचा हुआ है हमारे पास, कुछ 12-15 बच गए हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। नमस्कार।